आप कश्मीरियों के लिए क्या क्या पुष्ट पे खड़े हो, पुष्ट पे खड़े होके करोगे क्या? बगैर ये कहना कि जी हम कोई इनको पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट देते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। ओ भाई, अपना पॉलिटिकल क्लाउड देखो कहाँ है। क्या हमें नहीं पता कि वो कितना है और कितना आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं? वो तो है 0/0, उसमें कुछ है ही नहीं। तो लेट्स बी अ लिटिल बिट प्रैग्मेटिक। हम ये देख लें कि आखिरकार इस टेररिज्म स्लैश मिलिटेंसी, जो भी नाम दें, इसने कश्मीर कॉज को कितना हाईलाइट किया है, कितना डैमेज किया है, पाकिस्तान को कितना डैमेज किया है ओवर द इयर्स। कि आज, पहले 90s में आप कश्मीर की कोई बात करते थे तो आपकी बात सुनी जाती थी। अब तो आलम यह है कि आपको कुछ सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। उसकी वाहिद जो वजह है वो यही है कि जो टेररिस्ट आउटफिट्स आपने क्रिएट की, उन्होंने कश्मीर में जाके, अफगानिस्तान में ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी तबाही फिर के रख दी। जब पाकिस्तान में तबाही फेरी तब आपको एहसास हुआ कि हाँ यार, ये तो कंट्रोल से बाहर चले गए हैं। शकील चौर जी जी। साहब, मेरा आपने एक पॉइंट मिस कर दिया। मैंने 1993 का जो टेररिज्म इंसिडेंट, मैनू तो पता ही नहीं, मैं स्कूले जाता था, अब स्कूले भी रहने से जाता, मैनू नहीं पता की होया थे की नहीं होया। और मैं ये नहीं कह रहा, अगले दिन आपके शो में मैंने नहीं कहा, आप मेरे साथ जब आए थे मैंने कहा नहीं था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो जहाज का प्रोजेक्ट हमारा था उसको हमने कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट किया, वहां से फायर बैक कर गया। तो वो जिसे कहते हैं ना, वो तो तारीख बासित नहीं है। साहब जो एक पब्लिक फेस है हमारी डिप्लोमेसी का, वो टीवी पे भी आते हैं, अपना चैनल भी चलाते हैं, उनका एक ट्वीट था 29 अप्रैल का। ही सीम टू जस्टिफाई दिस एज एन एक्ट ऑफ लेजिटिमेट रेजिस्टेंस। उन्होंने कहा जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। और ये कंडेमनेशन नहीं होती चीमा साहब जब आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हो भारत ने झूठा ड्रामा रचाया है। सो कंडेमनेशन बिकम्स मीनिंगलेस। जी अरविंद। एक काम पाकिस्तान कर सकता था इस पूरे पहलगाम वाकये के ऊपर। जैसे ही अटैक हुआ, पाकिस्तान को चाहिए था कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, मैसेज देते दुनिया को और खुसूसन हिंदुस्तान को कि जी कश्मीर में ये जो अटैक हुआ है, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला अटैक है और जिसकी पाकिस्तान के अंदर, हमारे मजहब के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। सो वी कंडेम दिस अटैक इन द हार्शेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज। और वो लोग जो कश्मीर के अंदर बंदूक उठा के किसी भी किस्म के कॉज के लिए लड़ रहे हों, हमारे नजदीक वो दहशतगर्दी है। ठीक है, आप उसको कंडेम करते तो क्या ही बात थी। इस तरह का कोई मैसेज पाकिस्तान ने नहीं दिया। अलबत्ता उससे कुछ दिन पहले आर्मी चीफ जब ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, बड़ा आसान हो जाता है इंडिया के लिए तो उस अटैक को पाकिस्तान से लिंक करना कि आप कश्मीरियों के लिए क्या 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 पुष्ट पे खड़े हो, पुष्ट पे खड़े होके करोगे क्या? बगैर ये कहना कि जी हम कोई इनको पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट देते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। ओ भाई, अपना पॉलिटिकल क्लाउड देखो कहाँ है। क्या हमें नहीं पता कि वो कितना है और कितना आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं? वो तो है 0/0, उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीजें जो है एवरीबडी नोस। मेरे पास एक किताब है द बैटल फॉर पाकिस्तान, शुजा नवाज की, जो मैंने कुछ दिन पहले ख़त्म की थी। वंडरफुल बुक। और इसी किताब में हिंदुस्तान के हवाले से शुजा नवाज ने कहा, और ये आप किताब में जाके पढ़ें, वो ये कहते हैं कि हमारा जो पूरा मिलिट्री का जो सर्कल है वो एक इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी के ऊपर है। इट इज़ ओवरली मिलिटराइज्ड। इसमें हमारा जो फोकस है, हमारा जो सपोर्ट है कश्मीर बेस्ड और अफगानिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स को, उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने ये भी कहा कि हमने हमने कोई इंटरनल रिफॉर्म के ऊपर भी फोकस नहीं किया। वो ये भी कहते हैं कि फौज के पास एक बहुत अच्छा मौका था पोस्ट दी ओसामा बिन लादेन कैप्चर, कि वो कोई रिफॉर्म्स लेकर आते टेररिज्म के हवाले से या कुछ और है, वो नहीं लेकर आए आज तक। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं पाकिस्तान ने तब एड्रेस की जब उनको फैटफ के अंदर लेकर जाया गया। ठीक है, अगर पाकिस्तान फैटफ में ना जाता तो पाकिस्तान का टेररिज्म को लेके स्टांस वही होना था जो दहाइयों से चला आ रहा है। ये बात तो झूठे से झूठा बंदा भी इसकी गवाही दे सकता है।
तो लेट्स बी अ लिटिल बिट प्रैग्मेटिक। हम ये देख लें कि आखिरकार इस टेररिज्म स्लैश मिलिटेंसी जो भी नाम दें, इसने कश्मीर कॉज को कितना हाईलाइट किया है, कितना डैमेज किया है, पाकिस्तान को कितना डैमेज किया है ओवर द इयर्स। कि आज पहले 90s में आप कश्मीर की कोई बात करते थे तो आपकी बात सुनी जाती थी। अब तो आलम यह है कि आपको कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। उसकी वाहिद जो वजह है वो यही है कि जो टेररिस्ट आउटफिट्स आपने क्रिएट की, उन्होंने कश्मीर में जाके अफगानिस्तान में ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी तबाही फेर के रख दी। जब पाकिस्तान में तबाही फेरी तब आपको एहसास हुआ कि हाँ यार ये तो कंट्रोल से बाहर चले गए हैं। सो सर, मैंने आई होप यहाँ बैठ के थोड़ी सी हिम्मत का मुजाहरा किया कि मैंने अपने मुल्क के अंदर जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर कमियां देखी हैं, मैंने जो मशवरा देना था हमारी हुकूमत को एज अ वेल विशर, मैंने वो भी दिया। बड़ा अच्छा होता कि अगर चीमा साहब की तरफ से, मेरे भाई हैं छोटे, अगर इनकी तरफ से भी कोई पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी को लेके सेल्फ क्रिटिसिज्म देखने को मिलता। आपके पास बेशुमार वीडियोस होंगे, आप बनाएं, रोज बनाएं, पाकिस्तान इंडिया को खूब रगड़ा लगाएं। मैं तो यार, मेरी तो ना हिम्मत ही टूट गई है जब से पहलगाम और उसके बाद जितनी जो स्ट्राइक्स वगैरह हुई हैं। अब मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि कोई अमन की बात करूं भी तो किससे करूं, और वो कौन सा सिरा है जिसको पकड़ के मैं कोई बात को आगे बढ़ाऊं। ऑनेस्टली दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आती। कम से कम हम अपना क्रिटिसिज्म तो कर ही सकते हैं। पाकिस्तान ने वैसे भी कंडेम नहीं किया था पहलगाम को, जैसा करना चाहिए था। इतने भी कोई पाकिस्तान के हाथ जो हैं वो आप इस पूरे वाक़े से जो है खून से सने हुए हैं। मैनी पीपल नो इट। और ये इट इज अबाउट टाइम कि थोड़ा सा मैं एक इसमें रियलिस्टिक सिर्फ पॉलिसी। एक बात अगर आपकी इजाजत से ऐड करूं, जी उन्होंने जी। कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। हम्म। जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का वाकया होता है, भारत से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है? बहुत भारत तो अच्छा कंडेम सवाल भी किया सुनो आपने। सुनो, भारत तो कंडेम भी नहीं करता अरविंद भाई, कंडेम भी नहीं करता। ये तो अगले दिन उन्होंने, जब पाकिस्तान ने इंडिया को इल्जाम लगाने शुरू किए, दोबारा थोड़ी सी ये तेज हुई चीज, तो उन्होंने कंडेम किया। उन्होंने तो कभी कंडेम भी नहीं किया। बल्कि सुने, मैं आपको शकील साहब एक मिसाल दूं इंटरेस्टिंग। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान ने टीटीपी की हाइडआउट्स पे अफगानिस्तान में हमला किया। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अमूमन मुल्क करते हैं छोटी मोटी चीजें। तो इंडिया ने स्टेटमेंट जारी की, हमें वहां पे बच्चे मरे हैं, बड़ा अफसोस हुआ है, हमें वहां पे खवातीन मरी हैं जो टीटीपी के वहां पे हाइडआउट्स पे हमले किए। 2 दिन पहले इंडिया ने म्यांमार में कमांडर मारे हैं वहां पे, ड्रोन स्ट्राइक से। ड्रोन स्ट्राइक से माने नहीं है, वो भी नहीं माने, लेकिन सारी बातें सारे हिंदुस्तान टाइम और सारे वो रिपोर्ट कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम, और दूसरी बात, जब अरविंद भाई बात कर रहे हैं कि फोन करते, ये करते, वो करते, फोन का तो नहीं कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा। और दूसरा, आईएसपीआर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। भाई पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा था वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करें, वो हमारी बात को सीरियस ही नहीं लेते। वो कहते ने मुकाबला, और हमारे पंजाबी कहते ने पेड़ च गल होएगी। पेड़ मतलब मैदान में बात होगी। मोदी साहब ने कहा पेड़ च गल होएगी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ने। दैट इज हाउ इट डिड। मैं इसका जवाब भी दे देता हूं आपको। ऐसा जी साहब जो बात है ना, उन्होंने कहा पेड़ च गल होएगी, मैदान में बात होगी। फिर मैदान में बात हुई जी। चले चले थोड़े, क्या हुई क्या नहीं हुई, चले चीमा लड़ाई साहब। हुई, इंडिया ने भी लड़ाई की, पाकिस्तान ने भी लड़ाई की, अमेरिका ने सीज फायर कराया, इंडिया उससे भी भाग गया और ने कहा सीज फायर नहीं कराया। चले हमारे दोस्त मेरे, इंडिया में जरा थोड़े तो प्यार। इसमें सेल्फ क्रिटिसिज्म कहाँ है? मैं अभी तक वेट कर रहा हूं, अब तक नहीं हुआ। खैर, मुझे एक बात बताएं, मेरी बात बताएं। मैंने तो बात शुरू में पहला सेंटेंस ही सेल्फ क्रिटिसिज्म का था। क्या भला आपने, दरअसल तुसी ध्यान नहीं ना करते, मेरी डूंगियां गल्लां होंदियां ने अरविंद भाई। अच्छा मैंने सेल्फ क्रिटिसिज्म तब शुरू किया था, मैंने सेल्फ क्रिटिसिज्म तब शुरू किया था जब मैंने इमरान खान की बात की थी कि जनरल बाजवा अमन चाहता था, इमरान खान नहीं चाहता था। तो अब सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं, वो आज वो तो चले, अब बाजवा भी नहीं है, इमरान खान भी नहीं है, तो इजी है उस पे बात करना। तो मैं तो कहता हूं उन पे बात करें जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत में बैठे हैं, जो फौज के अंदर भी जो सरबराह हैं, तब आटे दाल के भाव पता चले। अच्छा, इसमें अरविंद मुझे वो याद आता है, किसी ने कहा कि मजीद निजामी जो है ना, नवाए वक्त वाले, उनके ऊपर लिखा होता है एक हदीस कि जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना बेहतरीन जिहाद है। तो किसी ने कहा सर ये जाबर सुल्तान के सामने आप कब कलमा हक कहते हैं? कहते हैं जब वो साबिक हो जाए। जो साबिक हुक्मरान होता है ना, उस पे
बहुत इजी है तनकीद करना, मैं मौजूदा पे जरा मुश्किल है सर। थोड़ी सी ऐसा बात है, बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा ज्यादा बात एक करूं, पॉइंट, एक देखें पॉइंट, ये हिंदुस्तान की एक पॉइंट, खूबसूरती है। ये मुझसे किसी ने शेयर किया है जी। कि अगले दिन बलोचिस्तान के अंदर हमारा जी। हमला हुआ, उधर वहां पे एक बलोचिस्तान में हमला हुआ। मैंने वो तनकीद की है पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑपरेटर्स की, वो तनकीद की है, जरा आप जाएं मेरी पे देखें। सवाल ये है कि मैं तो दस के आखना है कि फलाना साहब फलाना एंज फलाना पैड़ा है फलाना चंगा है। मुझे जब जहां जहां मुझे महसूस होगा मैं वहां वहां तनकीद करूंगा। हुण मैनू तुसी की आंदे हो कि मैं जनाब हथी पै जा, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ इथे खून डिगे, ਤੁਸੀਂ ਤੇ नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है चीमा साहब, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात ये करना चाह रहा हूं, चीमा साहब ने कहा जी कि इंडिया में जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते हैं ना, उसका बेनिफिशियरी कौन है। तो ये भी बड़ा एक डूबियस आर्ग्यूमेंट है कि इसका तो मतलब है कि फिर क्या 93 में जब वहां टेरर अटैक हुए कौन बेनिफिशियरी था, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ कौन बेनिफिशियरी था। यानी उसकी टाइमिंग में कोई ना कोई चीज आप निकाल ही लेते हैं। 2008 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, वहां टेरर अटैक हुआ, उसका बेनिफिशियरी कौन था। और ये 5-6 साल के बाद ये इंसिडेंट नहीं हुआ, पिछले साल भी टेरर इंसिडेंट हुआ है कश्मीर में, छोटे पैमाने पे हुआ हैं छोटे मोटे। और ये जो सर कहना ना, ये कहना कि बेनिफिशियरी कौन है, तो सर 9/11 का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जनरल मुशर्रफ था। अमेरिकी जहां पे सदर आया था क्लिंटन, उसने हाथ नहीं मिलाया था कैमरे के सामने, और उसके बाद वो डार्लिंग बन गया अमेरिका की, वेस्ट की। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जी मुशर्रफ का फॉल्ट था सारा, 9/11 उसी ने करवाया था क्योंकि वो बेनिफिशियरी था। तो सर ये तो इंसिडेंट जो है ना टेररिज्म के, उसके साथ किसी ना किसी चीज को आप हर इंसिडेंट के साथ जोड़ देते हैं। सर अभी जैसे कहा गया, सर एक मिनट जी, हाँ एक मिनट, अभी जैसे कहा गया कि जी ये जो पहलगाम हुआ है ना, इसमें वो बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, वो खुदारा बिहार के इलेक्शन नवंबर में है, अक्टूबर नवंबर में है, डेट भी अनाउंस भी नहीं हुई। हाँ, तो अब ये जो है एक साल बाद भी इलेक्शन हो, कोई इंसिडेंट हो जाए, आप कहते हैं जी वो इलेक्शन के लिए कराया। मैं बताता हूं सर, मेरा आपने एक पॉइंट मिस कर दिया माय लॉर्ड शकील चौर साहब, मेरा आपने एक पॉइंट मिस कर दिया। मैंने 1993 का जो टेररिज्म इंसिडेंट, मैनू उदू पता ही नहीं, मैं स्कूले जांदा सा, अब स्कूले भी रहने सा जांदा, मैनू नहीं पता की होया ते की नहीं होया। और मैं ये नहीं कह रहा, अगले दिन आपके शो में मैंने नहीं कहा, आप मेरे साथ जब आए थे मैंने कहा नहीं था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो जहाज का प्रोजेक्ट हमारा था उसको हमने कश्मीर में भी इंप्लीमेंट किया, वहां से फायर बैक कर गया। तो वो जिसे कहते हैं ना, वो तारीख क्लियर है, हमने वो प्रोजेक्ट शुरू किया। अभी अरविंद भाई कह रहे थे हम FATF में गए हैं, वो हाफिज सईद वाला जो प्रोजेक्ट था वो बंद करने पड़े, वो दुनिया को जो बंद हो गए, बाद में उनको जेलों से सजाएं भी हो गई। सवाल जो है ना चौर साहब, जो आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब इंटरनेशनल फायदा लेना था, अमेरिका को ये बताना था कि ये जो हमारा मुल्क है ना पाकिस्तान, ये हमारा, ये जो आपके साथ जिसके साथ दोस्ती की पिंगे बढ़ाने लगे हैं, ये यहाँ पे ये हरकतें कर सकते हैं, ये दहशतगर्दी कराते हैं। और इंडिया बेसिकली टेम्परेचर इसमें चेक हो रहे थे, बहुत सारे इसके एंगल होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो कोई इंडियन गवर्नमेंट के बंदे होते हैं वहां पे, या कोई फौज के बंदे बैठे होते हैं जो ये अपने लोगों को मरवाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मेरा इसमें आर्गुमेंट ये था कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप वहां पे ऑपरेट कर दिए होते जिनके ऊपर विजिलेंस कम हो जाती है, वो अपनी रूटीन में जो उन्होंने कार्रवाई डालनी है डाल लेती है, और बाद में वो कहते हैं अच्छा ये हुआ है। सो मैं इसको इस एंगल से डिस्कस कर रहा था चौर साहब, मैं सदके जाऊं जनाब। तो सर फिर फॉल्स, तो सर फिर उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो ना कहे ना, आप ये कह सकते हैं सिक्योरिटी लैप्स है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इज टोटली डिफरेंट थिंग देन सिक्योरिटी लैप्स। इसमें दो चीजें होती हैं, इसमें आप फॉल्स फ्लैग एंड सिक्योरिटी लैब्स को मिक्स कर लें, क्योंकि इसमें जब आपकी सुने ना, जब आपने पॉलिटिकली, जब आपने इस चीज को मेक श्योर किया है, सुने, इस चीज को मेक श्योर किया है कि आपने अटेंशन कम कर दिया है, तो वेची फिर वो भी आ जाता। चौर साहब समझा करो। अच्छा चीमा साहब, हमारे एक दोस्त हैं इरशाद महमूद, ही कम्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर, और वो एक्सपर्ट हैं कश्मीर इशू पे। वो सज्जाद लोन की शादी में शिरकत के लिए 24-25 साल पहले श्रीनगर गए थे, और वो जब वापस आए तो ही वॉज अ चेंज्ड मैन। और उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी ने कश्मीरी मुआशरे को रुइन कर दिया है, तबाह कर दिया है। डू यू शेयर दैट सेंटिमेंट कि इस मिलिटेंसी की जो मूवमेंट थी इसका नतीजा कोई नहीं निकला, अब 36 साल इसको हो गए हैं, और कश्मीरी मुआशरे को बकौल इरशाद महमूद के इसने रुइन कर दिया है। क्या हमें एहसास है, पाकिस्तान की स्टेट को एहसास है कि इस मिलिटेंसी ने कितना नुकसान पहुंचाया है कश्मीरी मुआशरे को?
जी चीमा साहब। सर जी मैं एक बात बताऊं, इसने इतना नुकसान पहुंचाया है, इतना नुकसान पहुंचाया, मैं तो कहता हूं फर्स्ट प्लेस पे वो जो कश्मीर, जो हमने अफगानिस्तान में हमने नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल और वो बड़ी गेम का हिस्सा बनना, और वो जो सारा सोशल फैब्रिक हमने तड़वा लिया, मुजाहिदीन मदरसे, वो तो चौड़ साहब हमारे लिए तो वो देखें, वो हम खून से गलतियां धो रहे हैं, खून खून, एक एक गलती नु खून न धो रहे हैं, ठीक है। एंड इट इज टेकिंग अस, चौड़ साहब ये हमें जो है ना वो आप समझ लें कि इट्स टेकिंग अस लॉट ऑफ टाइम। अभी वो मसला हमसे सही नहीं हो रहा, तो मैं तो नहीं इस पे कभी भी कहूंगा कि वो हमारी गलती नहीं थी, वो गलती, वो जो सब क्लैशन ऑफ कल्चर, ड्रग्स कल्चर, मुजाहिदीन, तालिबान, तबाही जो है वो उन्होंने मचा दी। चीमा साहब आप इस बात की सपोर्ट करेंगे कि हमारी पार्लियामेंट को एक कमेटी बनानी चाहिए जो इसका जायजा ले? शकील जी साहब दो घंटे हो गए ना, मेरी चाय बन दी। जी बिल्कुल बन दी है। तो चीमा साहब थैंक यू वेरी मच, यू हैव बीन वेरी जेनरस विद योर टाइम। मेरी तो बात सुन ले यार, जी मेरी बात सुनिए, मैं अर्ज करूं। मैं कब से तो हाथ क्या खड़ा चीमा करके साहब बैठा हूं इनको अरविंद भाई, एक अरविंद भाई, मिनट। अरविंद भाई तो मेरे से मुश्किल में उन्होंने ड्राइव ही लाई है चौर साहब। हाँ अच्छा, तो चीमा साहब आप इस बात की सपोर्ट करते हैं कि हमारी पार्लियामेंट को एक कमेटी बनानी चाहिए जो जायजा ले कि ये जो पॉलिसी थी किसने बनाई थी, किसने क्या गलती की, ताकि हम आइंदा के लिए उससे कुछ सबक सीख सकें। बेशक सजा ना दें, कम से कम एतराफ तो कर लें, ट्रूथ एंड यस, रिकंसिलिएशन मैंने उस तरह का काम बिल्कुल कर लें। एग्री एग्री विद यू। मैंने इसके ऊपर को 50,000 करोड़ दफा बातें की हुई हैं, ये जो बात आप कर रहे हैं कि भाई एटलीस्ट हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है, कि हमें उसमें कोई माजी की जो हमसे गलतियां हुई हैं चीजें, लेकिन एक चौर साहब एक बात बताऊं फिर भी आपको, रियासतें ये चीजें नहीं करती होती। मैं सारी अगर रियासतें सर, सारी रियासतें नहीं, कुछ नहीं करती। हाँ, मैं एक कुछ बात नहीं। बताऊं चौर साहब, कोई भी नहीं करता। आओ मेरा नाम लॉजिक पे कर लो, मुझे बात बताओ, अमेरिका ने तालिबान बनाए बनाए लड़े, और सुने 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 सुने, अब वो सीरिया के अंदर जिस बंदे को इंस्टॉल किया वो कौन है? वो दाइश का बंदा हेड था ना वहां पे। तो यहां पे सर प्रॉब्लम क्या है, असिया गरीब माड़े कमजोर, ठीक है, साढ़े को गलती हो गई, हम वो साढ़े पीछे पे आ गए, हम उसको मैनेज ना कर सके। सवाल ये है, तगड़ा मैनेज कर लेता है, माड़ा मैनेज नहीं करता, करते सारे ही हैं, लेकिन वो ये चीज आप भी मानते जी अंदरूनी मानते हो ना तुम? चीमा साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप ये देखिए कि 9/11 के बाद अमेरिका में कितनी बड़ी रिपोर्ट उन्होंने छापी, 500-600 सफे की रिपोर्ट छापी। हमारे यहां क्या होता है, आपका मुल्क दो लख्त हो गया, दो हिस्से हो गए, बांग्लादेश बन गया। हमूदुर रहमान कमीशन, इतना सीनियर आदमी था, चीफ जस्टिस था, उसने रिपोर्ट बनाई, आपने कहा इसको बस दफन कर दो, इसको पब्लिक के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। उसामा बिन लादेन एबटाबाद में मारा गया, उस पे आपने कमीशन बनाया सुप्रीम कोर्ट के एक जज की निगरानी में, रिपोर्ट कहा इसको रहने दो, इसको नहीं पब्लिश करना। तो सर इस तरह से जो है ना, हमें पर्दादारी नहीं करनी चाहिए, वी शुड नॉट ट्राई टू कवर अप, हमें ओपननेस की तरफ जाना चाहिए जिस तरह से बाकी मुल्कों में होता है। जी अरविंद प्लीज। मैं तो ये सोच रहा था कि पीस की तरफ जाएंगे, कोई पीस के मुतालिक कोई और बात होगी, पीस पीछे रह गया है, बाकी चीजें सामने आ गई हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से बात को खत्म करूं यार। ऐसा है कि चीमा साहब कह रहे थे कि जी बीजेपी इसका पॉलिटिकली फायदा की उठाती है, बात शुरू चले की है पर कुछ हद जी तक इनकी बात ठीक भी है, चले मान लेते हैं। वो बात और है कि पहलगाम का अटैक हुआ है अप्रैल में, और अभी तक बिहार का इलेक्शन अनाउंस भी नहीं हुआ, डेट भी नहीं आई है। वो कब अनाउंस होगा, कब इलेक्शन होंगे नवंबर में जाके, तब अभी उसमें भी 2-3 महीने पड़े हैं। और यहाँ तो लोगों की जो मेमोरी है उनको ये याद नहीं होता कि यार तुम्हारे साथ 2 महीने पहले क्या हुआ था, क्योंकि हर रोज इतने सारे सितम ढाए जाते हैं आम आवाम के ऊपर कि बंदा क्या ही बात करे। लेकिन एक एक सच जरूर है कि एक बंदा जिसने कि एक गोली तक नहीं चलाई पाकिस्तान की तरफ से इंडिया की तरफ, फौज का कोई बंदा जाके, कोई मिलिट्री ने कोई मार्च नहीं किया इंडिया की तरफ, ना इंडिया वालों ने पाकिस्तान की तरफ। मीडिया पे जंगें हुई जो भी हुई, मगर फील्ड मार्शल बना दिए गए आसिम मुनीर साहब, तो वो बेनिफिशियरी नहीं है इसके। एक सवाल ये पूछे। फिर ये है कि कोई बात करता था इमरान खान को जेल से रिहा करने की, आजकल तो कोई नाम नहीं लेता। जब से ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री स्ट्राइक्स हुई हैं, इमरान खान तो पीछे रह गया बेचारा, उसको तो भुला दिया गया है। अब तो बात ही जो है वो सारी फौज की होती है।
वो जैसे उस्ताद दामन ने कहा था, पाकिस्तान च मौजा ही मौजा, चार चुफेरे फौजा ही फौजा। तो अब तो वो हाल हो गया है कि मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी का ख्वाब एक ख्वाब बनकर ही रह गया है कि अब कोई, आपने देखा नहीं कि वो हुकूमत ने, ये जो पीएमएलएन की हुकूमत ने जो ये फील्ड मार्शल का खिताब दिया है, उन्होंने इसलिए दिया कि यार ये बंदा कहीं हमसे नाराज ना हो जाए कल को, तो इसको जो करना है इसको दे दो, खुश रखो। तो इस तरह से मुल्क नहीं चलते। मैं ये थोड़ी सी ना तवक्को रखता हूँ आप लोगों से कि यार हम थोड़ा सा मुस्बत बात को आगे लेकर चलें। और ठीक है, ज़माने के अंदर बहुत सारे और भी मसले मसाइल हैं, गम हैं, लेकिन इस तरह से तो बात नहीं बनेगी। पाकिस्तान का कश्मीर के अंदर एक फुटप्रिंट है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ओवर द इयर्स उसकी एक लंबी फहरिस्त है। फिर ये जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे थे, तो मोदी साहब के आने के बाद भी पहलगाम हुआ था, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की भी बात के लिए तैयार हो गए थे मोदी साहब। फिर क्या हुआ वो भी हमें पता होना चाहिए। वो आईएसआई की टीम ने जाके और क्लीन चिट दे दी हमेशा की तरह अपने लोगों को। कौन मुल्क में जो है मानता है आजकल कि जी हमने किया है, और ख़ास तौर से जो आप कह रहे हो कि हमने किया ही नहीं है। लेकिन ये है कि आज वाले कह रहे हैं किया नहीं है, कुछ साल बाद जाके मिसालें दे रहे होंगे, जैसे आज जनरल बाजवा की देते हैं या परवेज मुशर्रफ साहब की देते हैं, बाकियों की देते हैं। सो ऑल इन ऑल जो है बहुत ही एक खौफनाक सूरत हाल है जो इस वक्त हमारे दरमियान में डेवलप हुई हुई है। मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ा सा होशमंदी का मुजाहरा करते हुए हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि वो ज़रा देख लें कि हम इस कशीदगी से क्या हासिल करेंगे इन द लॉन्ग रन। आज अगर मैं चीन चीन अगर कुछ करने की हैसियत में है तो इंडिया उनसे कुछ मांग रहा है भाई। आप कुछ करने की हैसियत में आए ताकि फिर आपके भी कोई फाइनेंशियल स्टेक्स तो जुड़े हुए हों। हम जंग अफोर्ड नहीं कर सकते चीन से, इसलिए इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सरमाया लगा हुआ है। अब पाकिस्तान और इंडिया का एक दूसरे के अंदर जब कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा जुड़ा हुआ, तो यहाँ की बिजनेस लॉबी ने भी कहना है भाई जंग ना करो, इसमें हमारा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह के हमें ट्रेंचेस खंदकें खोद के पीस के लिए हमें भी कुछ ऐसे इंटरेस्ट्स लोगों के रखने चाहिए। और हर वक्त पॉपुलर बात क्या करनी, क्या ही पॉपुलर बात करनी। आजकल यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ आके लोग इंडिया की तरफ से मैं बात कर लूँ खास तौर से, यार 24 घंटे पाकिस्तान बैशिंग होती है। अच्छा, पाकिस्तान बैशिंग कर रहे हैं तो इसलिए जो है लोग उनसे बड़ा खुश होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहता चलूँ कि चौधरी साहब, पाकिस्तान को लेके हमारे यहाँ पे जो सोच बनाई जा रही है वो 100% दुरुस्त नहीं है। आई एग्री ऑन दैट, बट सेइंग दैट पाकिस्तान के अंदर भी चाहिए कि इंडिया को लेके कम से कम आप जो भी दिखाएं, पूरा चेहरा तो दिखाएं। एक ही फेस जो है हमारे मुआशरे का उसको प्रोजेक्ट करके अगर आप ये समझते हैं कि हिंदुस्तान की कोई कंप्लीट पिक्चर आपने दिखा दी है तो वो भी ज्यादती है। वो भी जी नहीं होनी चाहिए। सर ये जो जी उन्होंने बात की थोड़ी जो कि फील्ड मार्शल ने तो कुछ किया ही नहीं है, टाइटल दे दिया गया। तो सर वो जो फतेह 1 फतेह 2 मिसाइल उड़े हैं वो फील्ड मार्शल नहीं उड़ाए थे, सिंपल सी बात है। वो जिसको ठीक जो है, वो ठीक है, वो कहने के लिए होती हैं सर। ये चीज़ें जो है ना ऑप्टिक्स में ना जाएं तो बेहतर है। ठीक है, ऑप्टिक्स में जाके और किसी का फायदा नहीं है। खास तौर से चलें चीमा साहब, अगर मैं आपसे यही पूछ लूं, चलें ठीक है, एक एक ही सवाल पूछता हूं, चलें आपसे, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। आप की बातों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मसलन पाकिस्तान जो है इस हालिया कॉन्फ्लिक्ट का ऐसा लग रहा है कि अचानक यूं ही कोई पैदा हो गया, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। हमारे जो तल्ख जो हमारे रिश्ते हैं उसके अंदर सारा कसूर मोदी साहब का ही है। दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी से। मैं पाकिस्तान गया तो सबने कहा कि भाई मोदी साहब अगर ये कर दें तो अमन आ जाए। मोदी साहब, मैंने कहा सब मोदी साहब भी कर दें, तुम कुछ ना करो, तुम कुछ ना करो। मैं हैं, ऐसे नहीं होता। ये भी हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि मोदी साहब ने तो ओथ भी नहीं ली थी। उससे पहले उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा सैयद अली शाह गिलानी के पास और ये कहा कि अगर आप कश्मीर पर हमसे कोई कमिटमेंट चाहते हैं तो हम बात करने के लिए तैयार हैं।
सैयद अली शाह गिलानी ने कहा कि मोदी साहब का बैकग्राउंड आरएसएस से था, तो मैंने उस वफद से मिलना ही मुनासिब नहीं समझा। उसकी तो देन वजह हाउ है कैन कि यू ब्लेम हिम? उन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो के अंदर जो कश्मीर का स्टेटस पहले ही बयान कर दिया होगा, तो इसलिए अली गिलानी साहब ने कहा नहीं नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, उस टाइम तो सर मैनिफेस्टो तो आज का थोड़ी लिखा हुआ है बीजेपी ने, वो तो बहुत पुराना लिखा हुआ है। वाजपेयी साहब से के जब दौर था उससे पहले का लिखा हुआ है वो तो। ये बातें नहीं है, ऐसा ऐसा भी नहीं है। मोदी साहब भी पाकिस्तान गए, नवाज शरीफ साहब को यूं ही नहीं आ गए थे दिल्ली उनके ओथ टेकिंग सेरेमनी पे, मोदी साहब ने इनवाइट किया था तब आए थे। ठीक है, तो सर ऐसा नहीं कह सकते। मैं ये मानता हूं, मैं आपको दिल से बात बताऊं, देखें, इन ऑल सिंसियरिटी, इन ऑल ऑनेस्टी, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी 10-11 साल की कि जिसको खो दिया गया। मैं इस वजह इस चक्कर में भी नहीं पड़ता कि किसने खोया और कौन इसका जो है कसूरवार है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मोदी साहब इज एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। मोदी साहब हैज द मैंडेट। मोदी साहब अगर कोई फैसला करते पाकिस्तान के हवाले से, उस फैसले को हिंदुस्तान के अवाम खुशी खुशी कबूल करते। पाकिस्तान ने एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी यहां मिस कर दी है मैं इस एक बात पूरे बताऊं, इंडिया जी पाकिस्तान के पीस प्रोसेस चीमा में। साहब, मैं परवीन साहब एक जी बात मैं हम्म, बताऊं, मुझे फील हुआ है एक चीज नहीं। फील्ड मार्शल वाली बात चले मैं छोड़ देता हूँ, आप वो तो पीछे रह गई। मैं एक बात बताऊं, यहाँ पाकिस्तान में भी एपेटाइट खत्म हो गई है। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया, हाँ हाँ, थोड़े अरसा पहले हैप्पी मोहन जैकब ने एक आर्टिकल लिखा फॉरेन अफेयर्स में, पिछले साल आई थिंक 2024 में, एंड ऑफ साउथ एशिया। जिस तरह इंडिया ने सार्क को खत्म कर दिया, अपनी मर्जी से साउथ एशिया चलाना चाहता है, बिम्स्टेक जैसे फोरम बना दिए, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जैसे प्लेटफॉर्म्स बना लिए। उन्होंने कहा जी हम फैसला करेंगे, हम नया इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर खड़ा करेंगे, हम अपना बताएंगे कि इस खित्ते में क्या होगा, हम ग्लोबल साउथ हैं, हम सारा कुछ करेंगे। पाकिस्तान के अंदर हम उस दौरान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जैसे चैलेंजेस से लगे रहे। पाकिस्तान ने भी फैसला कर लिया कि वी हैव टू गो ऑन विदाउट इंडिया। ये, और मेरा इस पे एक थीसिस है चौर साहब, 11 साल हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से पावर में आए, चीजें स्टेप बाय स्टेप पीछे गई हैं। वजह क्या है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वजह भी हम बात कर सकते हैं। हर साल पीछे गई है, 4 साल वो मौजूद हैं, और अगले 10 साल वो चीजें, अगर वो नहीं भी पावर में आते, तो वो चीजों को इतना इंस्टीट्यूशनलाइज कर गए हैं कि वहां से निकलना कोई इतना आसान काम नहीं होगा। वहां से जो भी लीडर आएगा वो डर डर और खौफ खौफ में रहेगा। मुझे नहीं कोई लगता है सर। बोल्ड कोई बोल्ड फैसला इंडिया के अंदर नहीं कर सके। मुझे अगले 14 साल या कम से कम 19 साल कोई चीज नजर नहीं आ रही, अनटिल अनलेस के बहुत ज्यादा पाकिस्तान में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ना आ जाए, इंडिया के अंदर ये बहस शुरू हो जाए पाकिस्तान अब स्टेबल हो गया है, ये मिलिटेंट ग्रुप्स खत्म हो जाए या इनको कोई साफ कर दिया जाए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी अब ये बहस शुरू हो गई है कि ठीक है यार, हम अपना मर्जी का दुनिया क्राफ्ट करते हैं, इंडिया अपने कार, असी अपने कार। क्योंकि ये मैं जस्ट एक मुझे फीलिंग आई है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, क्योंकि इंडिया ने तो चीमा कह साहब दिया। ये बताएं, चीमा साहब, हमारे यहाँ 2-3 साल से कश्मीर में 2-2.5 करोड़ हर साल बंदा जा रहा है घूमने के लिए। हमें क्या हासिल होगा ये टेरर अटैक करा के? ये बताएं। और हम तो दुनिया इसके में साथ हम दुनिया में एक मिनट चौधरी साहब, हम दुनिया में ये क्लेम देना चाहते हैं ना कि पोस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 कश्मीर में हालात नॉर्मल है जी। इससे बड़ा नॉर्मलसी का क्लेम क्या हो सकता है कि जी वहां पे हर साल इतने करोड़ बंदा घूमने जा रहा है, बिजनेसेस फ्लरिश कर रहे हैं, इंडिया से लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी का एज सच इशू नहीं है। हमारी तो ये बात हक में जाती है इंटरनेशनली। हम ये काम क्यों कराएंगे? ये बताएं। और इसके साथ ही अजीमा साहब, मैं एक ब्रीफली बात कर लूं कि पहली दफा हुआ वहां पे कश्मीरियों ने इस एक्ट ऑफ टेररिज्म के खिलाफ हाँ, मुजाहिरे किए, वरना मुजाहिरे 36 किए। साल से इस तरह के बेशुमार इंसिडेंट्स हो चुके हैं, उन्होंने कभी मुजाहिरा नहीं किया। और दूसरा चीमा साहब, आपने जो कहा था ना कि जी पाकिस्तान में जो टेरर इंसिडेंट्स होते हैं इंडिया कंडेम नहीं करता, सर वो जो है ना डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं होती, वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट नहीं होता। मसलन आसाम में कोई लोग मारे जाते हैं, मणिपुर में मारे जाते हैं, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उस पर रेजोल्यूशन पास नहीं करती। कश्मीर की एक खास अहमियत है, हम दिन रात ये कहते हैं ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। तो सर इसमें फर्क है, थोड़ा सा इसको इसको पेश नजर रखिएगा। और सैयद अली गिलानी की सर बात हुई, अली गिलानी साहब की एक मैं आपको बात बताऊं, उनका बड़ा मशहूर एक इंटरव्यू है कि मुसलमान जो है ना वो नॉन मुस्लिम्स के साथ किसी सेकुलर मुआशरे में नहीं रह सकता।
और सर ये वो इसी गलत तरह है सर, है सुन लेना सर, सुन ले प्लीज की बातें छोड़े ही सर, मेरी गुजारिश सुन लें। अली गिलानी जो थे, ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर कश्मीरी लीडर इन पाकिस्तान। उनको हमने अपना हाईएस्ट अवार्ड भी दिया था। वी कैन नॉट डिसमिस हिम लाइक दिस। तो उनका यह कहना था कि मुसलमान जो है ना, गैर मुस्लिमों के साथ सेकुलर मुआशरे में नहीं रह सकता। ये ऐसे ही है जैसे मछली को पानी के बगैर रहना पड़े। ये किस तरह का विजन था उनका? कश्मीर में तो बेशुमार कम्युनिटीज हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन सबको निकाल दो और कश्मीर में सिर्फ मुसलमान रहेंगे। चोट साहब मैं मैनू की पता उन्हें की स्टेटमेंट दी है, लेकिन मैं कोई भी ऐसी हॉकिश स्टेटमेंट किसी एक्टर की तरफ से भी आए जिसमें वो ये कह सके को एग्जिस्टेंस के खिलाफ हो, मैं आई डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस। वो भले अली गिलानी साहब करें या कोई और भी करे, चलें, ये अच्छी बात। कोई भी ऐसा बंदा जो को एग्जिस्टेंस, इंगेजमेंट, डायलॉग और इस तरह की तकफीरी बात करे, या इसमें कोई ये कहे कि इंसानियत सोच बात ना हो कि जी हम मिल के नहीं रह सकते, ठीक है, या हमें ये जो बातें कोई भी करे, आई डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस थ्योरी और दिस माइंडसेट। एक मिनट सर, ये जो है ये टू नेशन थ्योरी की लॉजिक के खिलाफ आप नहीं बात कर रहे। टू नेशन थ्योरी क्या थी कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। ओ भाई वो और चीज है भाई, वो अलहदा अलहदा एक पॉलिटिकल सेटअप में रहना है। ये जो वो बात कर रहे होंगे कि जहां पे आप एक दूसरे को देख ही नहीं सकते, रहने एक दूसरे को मार देना है, तकफीरी बात करना, वो और चीज है। बाकी टू नेशन थ्योरी तो जिंदा है, हयात है। लोग नहीं, आप चौर साहब ਤੁਹਾਡਾ दिल जरा बड़ा करता है टू नेशन थ्योरी को दोबारा साबित करने के। आपको हम यूपी भेजते हैं, आप जाए ना जरा 2 महीने 6 महीने उत्थे घर लैके रवो तो ਤੁਹਾਨੂੰ जरा पता लगे उत्थे की ਹੁੰਦਾ। तुसां भाईदे होना है, कहना चीमा साहब ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ सदो वापस ला टैट ने उत्थे। नहीं, ਇਹੋ जी कोई गल नहीं होनी। तुसी आराम नाल घर लैके रह सकते हो चीमा साहब यूपी दे अंदर। अरे ਇਹੋ उत्थे जी भी कोई गल नहीं यार। मैं सदके जावा, शकील साहब ਨੂੰ ਘੱਲਣਾ यूपी, जरा योगी ना साहब ना, ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੈਡੋ ਥੱਲੇ ਭੇਜੋ। ਰਹਿਣ ਉੱਥੇ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ बड़े ਨੂੰ आराम पता नाल लगे रह ਕਿਹੜੇ सकते हैं ਭਾਵੇਂ उत्थे। गरीबी उत्थे। अच्छा चीमा साहब, फिर मैं टू नेशन थ्योरी अगर आज भी वैलिड है सर, तो फिर पाकिस्तान में कितनी कौमें रहती हैं? पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू हैं वो अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है, क्रिश्चियंस अलग कौम है, या एक ही सारे कौम है सारी? पाकिस्तानी हैं, सारे जी, पाकिस्तानी है तो फिर पाकिस्तानी। टू नेशन थ्योरी कहाँ है? ओ भाई टू नेशन थ्योरी में बाकी लोगों के हकूक कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है। चलें, आप अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल कंक्लूड ਉਹ करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਤੜਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗੇਮ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੜਕਾ ਨਾ ਢੂੰਡਿਆ ਕਰੋ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ठीक हर है। वक्त। और जिन्हों कहते हैं ना अरविंद भाई, चौर साहब ना हर वक्त बंदे को मुसलमान करने के चक्कर में होते हैं, अपनी मर्जी का मुसलमान। अच्छा अच्छा जी जी, अरविंद, मेरे मैं ना देखिए मेरे पार्टिंग कमेंट्स ਤੇ ये ਹੁਣ 2 चौधरी ਘੰਟੇ साहब। ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੋ। जी बिल्कुल जी, मैं कंक्लूड ही करने लगा अपनी। मेरी आखिरी स्टेटमेंट तुम ही ले लो। अच्छा, तो बात ये है चौधरी साहब, चीमा साहब, कि मैं अब भी ये समझता हूँ कि हमारे हुक्मरान इतने होशमंद हैं कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि एक हॉस्टाइल नेबरहुड होने के क्या नुकसान हैं। उन्हें अच्छे से इस बात का पता है, और वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह का जो माहौल है जो अभी पिछले 2 महीनों में बना, वो आगे चल के भी बने। देखें, हमारे ही डेप्यूटी आर्मी चीफ का ये बयान था ना कुछ दिन पहले, वो जो राहुल सिंह, पता नहीं ऐसे उनका नाम था, वे उन्होंने कहा कि ये जी हम 3 मुल्कों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, पाकिस्तान, चीन और पता नहीं एक शायद कुछ तुर्की कह रहे होंगे। आई डोंट रिमेंबर द थर्ड वन एनीवेज। तो बात ये है कि जब आपको ये पता लग गया कि चीन पाकिस्तान की पुष्ट पे खड़ा है, तो फिर आप ये भी अंदाज़ा कर लें कि भाई आपके चैलेंजेस जो हैं वो कितने, किस किस्म के हैं, किस नौइयत के हैं। फिर आप अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी थोड़ी सी लचक रखें कि आप किसी को भी एंटेगनाइज ना करें। आप ये देख लें कि आप इस साउथ एशिया के अंदर तो कम से कम एक सबसे बड़ा मुल्क होने के नाते एक आवाज़ बन सकते हैं, लोगों को साथ में लेके चल सकते हैं। सर, हमारे इमीडिएट नेबरहुड का जो रिस्पॉन्स था पहलगाम के बाद, आपको क्या लगता है हमारी हुकूमत और हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर क्या उन्होंने कोई सोल सर्चिंग नहीं की होगी? दे हैव डेफिनेटली डन दैट सर, लेट मी अश्योर यू दैट। with my hand on my heart I can assure you कि हमारे यहाँ पे पॉलिसी के अंदर आपको एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा। We are thinking people, हम सोचते हैं कि हमसे कहाँ गलती हुई है। अगर वो गलती
अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते, या अगर हम ये समझते कि नहीं भाई कोई लचक नहीं हो सकती, तो फिर जयशंकर साहब चीन के विजिट में अभी जो उन्होंने बयान दिए, शी जिनपिंग से वो जैसे मिले और उसके बाद जो उन्होंने ट्वीट की है, वो सारी चीजें हमें उस तरह से देखने को नहीं मिलती। बस बात इतनी है कि इंडिया पाकिस्तान का जब मसला आ जाता है तो कहीं ना कहीं पे हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई सिंसियर अप्रोच पीस को लेके हो ही नहीं सकती है। अब ये मेरी आपसे दरखास्त है, इस प्रोग्राम में जो बातें मैं आपको कह रहा हूं, आप अपने पॉलिसी मेकर्स के पास ये मेरा ये पैगाम जरूर लेकर जाएं और उनसे कहें कि ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया भी रेसिप्रोकेट करेगा, बशर्ते आप इन ऑल सिंसियरिटी, इन ऑल ऑनेस्टी कोई अपनी तरफ से एक पॉलिसी बनाए हिंदुस्तान के मुतालिक। मैं आपसे वादा करता हूं कि मोदी साहब को आप ही ने नोबेल पीस प्राइज के लिए रेकमेंड करना है फिर। ये है जी चीमा साहब, बिफोर यू गिव योर कंक्लूडिंग थॉट्स, एक क्वेश्चन मेरे जेहन में आ रहा है कि इंडिया के हम सर ये कहते हैं सर, पहला वादा करो, आखिरी सवाल है, पहला वादा जी करो जी आखिरी। जी 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 प्लीज। अच्छा, हम ये कहते हैं जी कि इंडिया के किसी भी अपने नेबर के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन क्या वजह है कि वो किसी भी अपने नेबर पे सिवाय पाकिस्तान के ये इल्जाम नहीं लगाते कि ये टेररिज्म को सपोर्ट करता है? योर कंक्लूडिंग थॉट्स। सर देखिए ना, इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो इंडिया म्यांमार, सॉरी इंडिया मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश की तो नहीं है। तो ये सवाल ही नहीं चौर साहब बनता। हिस्ट्री तो चेक करो, इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हुई है या इंडिया मालदीव की पार्टीशन हुई है, इंडिया श्रीलंका की पार्टीशन हुई है, इंडिया बांग्लादेश की। देखो मेरी बात सुनो, बांग्लादेश में हुकूमत चली है तो क्या वहां पे आजकल इंडिया का नैरेटिव है बांग्लादेश के बारे में? सो चौर साहब छड़ दियो, ये गल्लां बड़ियां डूंगियां ने। आई एम ग्लैड यू आर टॉकिंग ऑफ हिस्ट्री। पिछले दिनों आप कह रहे थे कि हिस्ट्री को छोड़ दो, बस फ्यूचर की बात यूज करो। हिस्ट्री जहां पे रेफरेंस देना हो। चलें, we must not keep using history for ओके doing nothing, जिससे ओके, कोई रेफरेंस हो। मैं वो ठीक है हमारे एक प्रोफेसर साहब जी होते थे, इमरान हमीद, आखिरी पॉइंट बस कह दूं, वो जी, कहते थे इफ यू नो हिस्ट्री यू कैन टॉक अबाउट प्रेजेंट एंड यू कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर। यस। सो हिस्ट्री इज नेसेसरी, आई एग्री विद यू। He was also my teacher actually. He was a very nice teacher. Yeah. सर बड़े Arvind Saharan, thank you very much. Kamar Chima Saab, thank you very much. You have been very generous with your time and you have been listening to all the tough questions and answers with patience and forbearing. Thank you again. चौट साहब बड़ी मेहरबानी। अरविंद भाई, गॉड ब्लेस यू, बड़ा मजा आया। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।